Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. I welcome you all, especially to those students who joined us today in the fifth batch of Inspector Inland Revenue Preparation. Uh, this is Zahid Rasul Guraya, ACMA, APF, LLB, and ex-inspector of Federal Board of Revenue, visiting faculty at Government College, University Lahore, and ICMA Pakistan. फोर्थ बैच जो है हमारा वो उसका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रहता है, इसलिए उनको हमने साथ में ला लिया और फिफ्थ बैच को हमने स्टार्ट कर दिया सो डैट उनको भी ज़्यादा बेनिफिट हो। और फिफ्थ बैच को हमने जो नया ज्वाइन करना चाहता है और जो आपने किया, थैंक यू वेरी मच फॉर रिपोजिंग कॉन्फिडेंस इन अस। लेट्स स्टार्ट कि थोड़ा सा आज के लेक्चर में जो ऑलरेडी बैच है उनको इनिशियल कुछ मिनट्स हैं उनको टॉलरेंस दिखानी पड़ेगी क्योंकि फॉर द न्यू कमर्स सिलेबस आप मुझे सेक्शंस में गाइड करेंगे आप लोग जी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस रिगार्डिंग इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू प्रिपरेशन इज सेल्स टैक्स एक्ट 1990। जो नए आए हैं उनको इंशाल्लाह हम ये पढ़ाएंगे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्लास, सेल टैक्स एक्ट 1990 और फिजिकल क्लास वीडियोस एंड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ उस तरह लिखूँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ऑन द टॉप एंड लेस इम्पोर्टेंट kept aside the English portion. English portion is above the most important। English जो है वो most important से भी कुछ ऊपर है कि आप इसमें से 80/80 ले लें, but if you are not good in English and you are scoring 8 or 9, then you can't. If you are scoring for the pass 8 or 9, then you are not deserving to get the job of inspector inland revenue। ठीक है जी। हमेशा से भरत मुझे आगे से गाइड कर देता है, समटाइम्स मैं कहता हूँ आप आ जाओ। चलो अच्छा, तो ये हो गया। देन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। Then Federal Excise Act। My intuition says, मेरी जो मुझे समझ आ रही है, जो मैं कह देता हूँ, थर्ड नहीं रख रहे या हम नहीं इसको काउंट कर रहे थे, लेकिन आप जो मुझे समझ आ रही है कि थर्ड जो जाने वाला है वो ये नंबर ज़्यादा ले जाएगा। अब ये कहाँ से करना है? I will teach you people about Sale Tax Act, I will teach you people about Income Tax Ordinance, I will teach you people about Federal Excise Act 2005, I will teach you people Federal Board of Revenue Act, and we will teach you fundamental concepts of fiscal policy. The figures, what are the figures inside the fiscal policy? It is up to you people to unearth these things। इसको छोड़ना ना। मैं आज आपको नोट करवा रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर लो कि इसके अंदर जो फिगर्स है ना, जो नंबर्स हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, जो मुख्तलिफ चीज़ों के नंबर्स हैं कि कौन सी चीज़ कितना कंट्रीब्यूट कर रही है पाकिस्तान के
जो टोटल इकोनॉमी है कौन सी कितना कर रही है, कौन सी कितना कर रही है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, ये आप लोगों ने खुद निकालने हैं। और अगर कोई निकाल ले और 4-5 पेज बना ले तो मेरे साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो वो लेटेस्ट निकलवा दें जो फिस्कल पॉलिसी बेटा ये मैं मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनी आपने, सुनी है ना, तो उसकी इम्प्लीमेंट करो, निकालो। I will teach you about taxation. We will assist you with the help of economists जो इकोनॉमी को पढ़ा रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करके हम इकोनॉमिक्स पढ़वा देंगे आपको। फिर आपको शेयर भी कर दिया था, ठीक है। He is teaching at SCAN School of Accountancy. And SCAN is one of the best chartered accountancy school in Pakistan. ठीक है, तो I am not specialized in this subject. मैं इधर उधर की घुमाने की बजाय मैं उस बंदे को लेके आया कि आपकी फिस्कल पॉलिसी बताओगे, लेकिन इसके अंदर वाली जो चीजें हैं ना, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको इग्नोर ना कीजिएगा। ये बात नोट रखिएगा, पेपर वाले दिन आपको समझ आएगी। अच्छा, फिर फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, देन एफबीआर एक्ट 2007। तो ये हैं जी जो कि इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। आप लोगों का तो सिर्फ मेहमान है आप इसके, बाकी जो है ना आप लोगों की चीज़ें हो चुकी हैं, और जो आप लोग हैं आपका ये सारा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, 1 by 1 ये उस्मान बताओ। टोटल सेक्शन 76, टोटल चैप्टर्स 10, टोटल शेड्यूल 13, नहीं, जैसे एक स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ कोई बताता जाए, ठीक है। इसमें से लाइव शेड्यूल 7, 9, इसमें से डेड या ओमिटेड 4। सो जो आज नए स्टूडेंट आए, मैं हमेशा की तरह आज उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस तरह ये नजर आ रहा है ना, जी सर, कैमरा में जा रहा है ना, जी सर, इसी तरफ से जी सर, जा रहा है। तो बेटा तमाम सेक्शंस के टाइटल, जिस तरह आपके साथ क्लास फेलोज थी ना उनके नाम आते थे, आपको इस तरह सेक्शंस के नाम भी आने चाहिए। चैप्टर 10 जो है ना, हर चैप्टर का टाइटल, शेड्यूल 10-13 है सबका। जो 4 फौत हो चुके हैं उनको चाहे आप भूल जाएं, लेकिन जो लाइव है उनका आपने जरूर करना। तो ये आपने टाइटल्स लाजमी याद करने। अब आ जाओ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर। इसके टोटल सेक्शंस जी उस्मान 242 आ रहा है इसमें, जी इस सर, कैमरा में आ रहा है जी सर, 242 सही। इसके चैप्टर्स कितने हैं? वेरी गुड, आई बिलीव शी इज राइट। वीडियो वेरीफाई कीजिएगा। अच्छा, शेड्यूल इसके रहने दें। और इसमें हमारा सिलेबस क्या है? हाँ, चैप्टर 3 इसमें हमारा है चैप्टर 3। चैप्टर 3 स्टार्ट किस सेक्शन से होता है? 9, सेक्शन 9 से, और एंड होता है 65। यस सर, किसमें? 65 पे सर, के ऊपर, एग्जैक्टली, ठीक है। और इसके बाद चैप्टर 10 है, 4 पार्ट, और चैप्टर 10 जो है इसका 4 पार्ट है। सेक्शन 137 से शुरू होता है, 146 तक है, 146, ठीक है, 137 टू 146, ठीक है। ए बी है, बी है सर, बी है, सी, अच्छा चलो, सी है, सी तक है। चलो अब मैं जो आपको रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, इसके अंदर चैप्टर 3 में 10 पार्ट है। पार्ट 10 आपने याद कैसे करना है? पार्ट 10 डील्स विद टैक्स क्रेडिट्स, पार्ट 9 डील्स विद डिडक्टेबल अलाउंसेस, पार्ट
8 डील विद लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, इसके बाद 7 है एग्जाम्प्ट इनकम, 48 से लेकर 55 सेक्शन तक। इससे पीछे आ जो क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उससे पिछला फिर कौन सा पार्ट हो गया? नहीं, मैं कह रहा हूँ पार्ट। अब देखो ना, हम पार्ट बनाने लगे, इसके अंदर हम कहना चाह रहे हैं कि ये पार्ट किसको डील करता है। आप लोगों ने याद करना है ना। ये देखो, अब तो हम इधर लिख देते हैं पार्ट, हम बैक गियर लगा लेते हैं। पार्ट 10 टैक्स क्रेडिट मैंने कह दिया, सेक्शन 61 टू 65 जी। हम पार्ट 9 की बात कर लेते हैं। ये सिर्फ डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं, जुबानी बताएं जी ऊपर से देख के। ठीक है, ये 60 सेक्शन है, सिर्फ 60 ए बी सी डी। ठीक है, फिर पार्ट 8 हो जाएगा लॉसेस। फिर पार्ट 6 हो जाएगा। अच्छा, ये होता है 56 से स्टार्ट हो रहा है, 55 से स्टार्ट हो रहा है, 56 से 59। अभी पार्ट 6 आ गया एग्जाम्प्ट इनकम, 48 से स्टार्ट होगा और 55 तक आएगा। ठीक है, इसके बाद पार्ट 5 कर लो। नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होना चाहिए। ये सर 39 और 40 सेक्शन डील करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, इसके बाद पार्ट 5 के बाद कौन सा आना चाहिए? 4। ये नहीं, कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन होगा। ठीक है, देखो ना, मैं एक लॉजिक आप डेवलप करोगे, ये लॉजिक डेवलप हो जाएगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली 37 और 38 होगा, सेक्शन 37 और 38। ठीक है, 38 दो सेक्शन इसमें आएंगे। इसके बाद पार्ट 3 आ जाएगा, ये बिजनेस इनकम होगा, 18 से स्टार्ट हो जाएगा और 36 तक जाएगा। 18 ज़रबे 2 सबसे बड़ा जो है ये पार्ट है, 18 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो 18 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है? 36। ये लॉजिक आप लोगों ने डेवलप करने हैं कि ये सबसे बड़ा है, ये 18 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जा रहा है? अपने डबल तक, 18 ज़रब 2 36 तक जा रहा है। हाँ, सॉरी, इसका पार्ट का नाम होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये बिजनेस इनकम है, ये सबसे बड़ी इनकम है। हेड में आगे बताता हूँ, सिर्फ मैं भी तो आपको बता रहा हूँ ना मेन चीज कि आप लोगों ने याद किस तरह रखनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। पार्ट अब हो गया, पार्ट 3 था बिजनेस इनकम। भूल जाते हो पेपर में, लॉजिक सामने लेके आओगे ना यार, 5 हेड्स हैं। यहाँ से पहला हेड स्टार्ट होता है 12 से, 12 13 14 सैलरी इनकम, 15 16 17 प्रॉपर्टी इनकम, 18 से 36 बिजनेस इनकम। अब उनके पार्ट ऑटोमेटिकली आप बनाते जाओ, वही हो जाता है। फिर आपने एक सीडी बनानी है, सीडी के स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको। अगर ऊपर से नीचे उतर आओ या नीचे से ऊपर चले जाओ। ठीक है, अब हम कहाँ पे पार्ट 3 पे पहुंचे हुए थे? बिजनेस इनकम मैंने कहा 18 से लेकर, हाँ फोर्थ है ये। ठीक है, तो 18 से 36 तक, इसी तरह 17 से लेकर 15 तक, 15 16 17, 16 चाहे ओमिट हो गया होगा, 15 16 17, तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो जाएगा। और इसी तरह वापस आते हैं तो 12 13 14 इनकम फ्रॉम सैलरी। और इसके बाद पार्ट 1 जो है वो Limitation of taxable income. ये है, टोटल ये है। तो ये आपका सारे का सारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के टाइटल्स आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, इस तरह के जो आप ये पार्ट जो चैप्टर 3 है, इसके आपने 10 के 10 पार्ट तोड़ लिए सेक्शंस के अंदर। अब इन टूटे हुए को सेक्शन के, अभी वो कह रहे थे कि बिजनेस इनकम फ्रॉम सैलरी जो है ना, सेक्शन 22 डील करता है, 36 डील करता है, 37 डील करता है, 12 करता है। तो आप वो यार ये तो पार्ट कहीं शुरू वाले में है, तो हम उधर आएंगे ना। तो इस तरह करके आपने ब्रेकअप करके, ये हम मेमोराइज करने के लिए मैंने लॉजिक बनाए हुए थे, तो ये आप लोग भी लॉजिक बना लें। ठीक हो गया, तो ये। और फिर आगे वो जो चैप्टर 10 है, इसका पार्ट 4 है, ये रिकवरीज का है, रिकवरी एंड कलेक्शन का। तो 137 में ड्यू डेट क्या है पे करने की, तो इसी तरह आपने 146 तक सारे टाइटल याद करने हैं। तो मीनिंग देयर बाय you all will memorize, you all will cram, you all will do the root learning about the titles and chapters and parts of what, of income tax ordinance as well.
तो टू मेजर पार्ट्स, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल टैक्स एक्ट, कुछ भी नहीं छोड़ना, स्पेशली सिलेबस। और इसके अलावा एंड में मैं आपको बता दूंगा कि और कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन इनके टाइटल याद करना जरूरी है। अल्लाह करे कि आप ये वाली ऑब्स्टेकल पास कर लें, तो फिर जब ऑब्स्टेकल आएगी इंटरव्यू वाली, तो वो सिलेबस से हटकर कौन सी चीजें पूछ सकता है, फिर वो हम डिस्कस कर लेंगे जी। इसकी गाइडेंस मिल गई, आपने क्या करना है, इसकी गाइडेंस मिल गई क्या करना है, कैसे करना है, वो साथ साथ हम करेंगे। ये तो आप लोग को इसमें आप लोगों को वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए 76 सेक्शंस के अंदर जो आप कहेंगे सर ये हमने वर्ड छोड़ा होगा, कि कोई लाइन तो अलग की बात है, कोई वर्ड नहीं आप कह सकते कि ये हमने मिस किया हुआ है। ठीक है जी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये मैंने चार्ट डाउन कर लिया। फिस्कल पॉलिसी मैंने बता दिया, वी विल गिव यू द कॉन्सेप्ट एंड टू बैच 4 वी हैव गिवन द कॉन्सेप्ट। सही। अच्छा, फेडरल एक्साइज एक्ट सेक्शन टोटल 49 इट इज लेस इंपॉर्टेंट, कम अहमियत है इसकी, कम वेटेज है इसका, लेकिन कोशिश कीजिए कि जितने टाइटल याद कर सके जरूर करें। सही। अपील का, पेनल्टी का, डिफॉल्ट सरचार्ज का, रिटर्न का, छोटे छोटे तो सारे याद कर लें। एफबीआर एक्ट 2007, इसके टोटल सेक्शंस कितने हैं? हाँ 24। तो इसमें पॉलिसी बोर्ड कौन सा है, फंक्शन ऑफ एफबीआर कौन से हैं? 6, फंक्शन ऑफ एफबीआर 4। इस तरह आप लोगों ने ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी बोर्ड में कौन कौन से लोग आते हैं ये आप लोगों ने कर लेना है। तो मीनिंग देयर बाय हम ट्यून सेट कर ली हमने कि हमने क्या करना है और इनको पढ़ते हुए किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। चलो अल्लाह का नाम लेकर फिर आज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को स्टार्ट करते हैं। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊँ। वैसे एक आम सी बात है, लिखा तो मैंने सारा है। तो सेल टैक्स क्या मतलब होगा इसका, ये तो आप लोगों को पता है। सेल टैक्स किस चीज़ पे होगा जी? जो चीजें बेचेंगे ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सॉरी सर, इसको पहले म्यूट करना। मैं बताता हूँ सर, मैं बता फरज साहब ने बड़ा अच्छा बता दो सर, दिया। sorry, ये sir. मैंने ना सर ऐसे ही बात निकल गया, हाँ, मैं बताने लगा था आप। हाँ बताओ सर प्रोड्यूसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, 5 चीजों पे होता है। हाँ चलो 5 चीज़ों पे होता है, ठीक है बेसिकली। लेकिन यही समझा जाता है कि सेल टैक्स सप्लाईज पे लगेगा, लेकिन सप्लाईज के अलावा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन इस पे ये अब ये है सेल टैक्स सप्लाईज। अच्छा, अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस साफ जाहिर है इनकम, कमाई होगी टैक्स लगेगा, कमाई नहीं होगी टैक्स नहीं लगेगा। फेडरल एक्साइज एक्ट इन पे लगेगा। एक्साइज किस पे लगता है? एक्साइज बेटा उस पे लगता है गवर्नमेंट जिस चीज की कंजम्पशन को कम करना चाहती है। लाइक गवर्नमेंट सिगरेट की कंजम्पशन को कम करना चाहती है, गवर्नमेंट एक्साइज लगाती है और बड़ा लगाती है। सिगार को खत्म करना चाहती है, ज्यादा टैक्स। तंबाकू को, बीड़ी को और इस तरह की चीजें जो है जिनको गवर्नमेंट इनके इस्तेमाल को रोकना चाहती है, रिड्यूस करना चाहती है, वहाँ पे एक्साइज लग रहा है। तो थोड़ा सा एक आपको फर्क हल्का सा पता चला, ठीक है। और इन सब को करने के लिए एक अदारा बनाया गया। अदारा किस एक्ट के थ्रू बनाया गया? एफबीआर एक्ट 2007। चलो पूछ लो, लेकिन हमारा क्वेश्चन का कुछ और पूछ लो। सॉरी से मैंने आज पढ़ा था कि जो फेडरल एक्साइज एक्ट है, जैसे हमने सेल्स टैक्स का पढ़ा तो किन चीज़ों पे लगता है, इसी तरह से ये भी कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट्स पे लगता है। और कौन सी चीजों के? मैं समझ गया, वही जो आपने भी बताया, आप सही कह रहे हैं। वो चीजें कौन सी होंगी? वो ऐसी चीजें होंगी, उन चीजों की कंजम्पशन, उन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग, उन चीजों की प्रोडक्शन जिनका गवर्नमेंट जो है कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाहती है, उन पे लगेगा। चीजें बिल्कुल चीजें मैन्युफैक्चरर होंगी, बस जितनी सिगरेट मैन्युफैक्चर होगी इतना टैक्स लग गया, वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे ही लग गया। इस्तेमाल हुई है, बिकी है, नहीं बिकी, जैसे ही सिगरेट वाली फैक्ट्री करक के अंदर है, वहां पे जैसे ही तंबाकू इकट्ठा हुआ, सिगरेट बनना शुरू हुआ,
लग गया, जितने पैकेट हुए मैन्युफैक्चरिंग पे लग गया, ठीक है। ये आगे जाके लेकिन डेफिनेटली, लेकिन मेन थीम जो है, स्कीम है, क्यों लग रहा है? क्योंकि उनकी कंजम्पशन कम कंजम्पशन, और कोई चीज़ हो ना हो, हर बजट में सिगरेट महंगा ज़रूर होता है। और मई में और जून के शुरू में लोग सिगरेट स्टॉक करना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसके ऊपर तो उन्होंने बढ़ानी है ड्यूटी। जितने का आप वैसे कभी चेक कीजिएगा कि रेट क्या है इसके ऊपर एक्साइज का, उतने का सिगरेट नहीं होगा जितनी ड्यूटी होगी उसके ऊपर, ठीक है। गवर्नमेंट इतना महंगा करना चाह रही है कि ज्यादा महंगा हो, लोगों की पहुंच से दूर हो, लोग कम पिए, नहीं? हाँ उतना ही ज्यादा होते जा रहे हैं। हाँ, तो वो ठीक है, लोग हैबिट बनी हुई है, एडिक्टेड है, एडिक्शन ही है ना ये भी है। तो एडिक्शन, जैसे चाय की एडिक्शन है हम लोगों को, हम चाय ना मिले तो हमें सर दर्द सा लग रहता है कि यार चाय नहीं आई यार, ठीक है। खाना खाया चाय, सुबह दफ्तर पहुंचे चाय, कोई दोस्त आ गया फिर चाय, हर वक्त चाय चाय हो रहा होता है। तो इसी तरह जो दूसरी चीजें हैं वहाँ पे भी ऐसे चल रहा होता है। अब मुझे आने दो, अच्छा आपके लिए एग्जाम्पशन है, आप जिस वक्त मर्जी क्वेश्चन पूछ लिया करें, लेकिन इनको मैंने रोका हुआ है कि ये जो है ये क्लास के एंड में मुझे क्वेश्चन किया करें, थैंक यू सो मच। ठीक है। क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है इस वक्त क्लास लेना आके। अच्छा जी, चलो यार, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, उनको मैं आपको बताता जाता हूँ और आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। अब आप लोग मुझे टैक्स का बता रहे थे, टैक्स होता क्या है? अगर आप बैठे हैं, लेट्स सपोज यू आर सिटिंग इन द इंटरव्यू एंड योर इंटरव्यूअर हु इज द BS 21 ऑफिसर, 21st ऑफिसर, वो बैठा हुआ है आपके सामने, जेंटलमैन वेलकम, प्लीज हैव अ सीट, ऐसे ही कहते हैं, मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही में बैठा हूँ, आप लोग प्लीज हैव अ सीट, तो आप क्या कहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्माइल, हमें सर थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आप बैठ गए, उन्होंने कहा जी किस काम के लिए आए हैं, आप बताओ क्या कहोगे? ये नहीं कहते ना उसे यहाँ सर इंटरव्यू फिर इस्लाम को आगे बताएं। ठीक है जी, तो इस्लाम का होगी ना, तो फिर वो हो गए अच्छा जी वालेकुम सलाम, अगला कैंडिडेट भेज देते, ठीक है। अच्छा, तो वो आपको कहते हैं जी आप इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, आप कहेंगे जी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का इंटरव्यू देने के लिए सर हाजिर हो, ओके। तो आप टैक्स का इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हैं जी, तो टैक्स बताएं, टैक्स क्या है? चलें जी, आगे क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू, ये टैक्स क्या है? टैक्स जो है गवर्नमेंट कलेक्ट करती है लोगों से, जनरल पब्लिक से, रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए, ताकि कंट्री को रन कर सके। कंट्री को रन बेसिकली इन्होंने मकसद बता दिया है कि टैक्स का मकसद क्या है, ताकि गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर सके और कंट्री को रन कर सके, ये मकसद है। टैक्स क्या है? So the certain amount which is collected by the person on sales and their income. सेल्स एंड इनकम, ठीक है। चलिए, ये बेसिकली है तो अमाउंट, या आप बेसिकली देखो ना, आपने बताया पर्पस क्या है, गवर्नमेंट इसलिए करती है, गवर्नमेंट जो करती है वो टैक्स जो कलेक्शन है वो है क्या? वो चलें जी, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, मतलब मुल्क का जो करंट जो रेवेन्यू जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए टैक्स जो मतलब बैक हाँ टैक्स लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि गवर्नमेंट अपने अखराजात को मीट कर सके, टैक्स लगाते हैं। ये टैक्स क्या है? वो ये टॉकिंग अबाउट द टैक्स, वो रकम, लगाते तो हैं, इधर से भी कुछ आ रहा है जी, मैं बताऊं सर, कुछ नहीं आ रहा जी, फर्द बादशाह, वो रकम जो सर टैक्स इज लायबिलिटी, ये कहा एक बंदे ने। टैक्स इज लायबिलिटी। चलो बिल्कुल आप लोगों के आइडियाज ठीक हैं, तो थोड़ा सा और प्योरीफाई टैक्स करते हैं। टूल हाँ जी, टूल ऑफ गवर्नमेंट। तुम कुर्बानी नहीं, अब तुम्हारे साथ बात हो गई, इतना अर्सा हो गया, तीसरे बैच में आ गए हो, अभी तक तुम्हारी कुर्बानी नहीं पहुंची। पांचवें में आ पांचवें की एंड पे सर, हाँ जी, बताओ, ये स्कर्तू से है और इनके घर में लगे हुए हैं कुर्बानी की तरह, ठीक है। सर टैक्स का ये टैक्स टूल ऑफ गवर्नमेंट
यार है टूल शूल तो है, टैक्स है क्या बात चलो गवर्नमेंट का रेवेन्यू अब जनरेट्स द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा फर्स्ट आपको बहुत जरूरी है बताना चले। वो रकम जो गवर्नमेंट किसी चीज की कंजम्पशन कम करने के लिए चीजों पे लगाती है। हाँ चलो आप लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया, बाय एंड लार्ज यू ऑल आर करेक्ट। टैक्स होता कुछ यही है, लेकिन इसको थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं कि आपकी कमाई का वो हिस्सा है। टैक्स को अगर आप कल को पूछे ना तो आप ये कह सकते हैं, उसे कोट कर सकते हैं, कहते हैं ये इंडिविजुअल की या पर्सन की कमाई का हिस्सा है जो गवर्नमेंट ले लेती है तो अभी कमाई का हिस्सा ना, कि आपने इनकम कमाई, गवर्नमेंट कहती है हमारा हक इधर रखो, साडा हक इधर रखो, यही बात है। तो ये गवर्नमेंट आपकी सैलरी है 10 लाख, आपको जब आपका एम्प्लॉयर है वो सैलरी देने से पहले ही गवर्नमेंट का हिस्सा काट लेता है और फिर आपको सैलरी देता है। तो हम ये कह नहीं सकते कि ये आपकी कमाई का हिस्सा जो गवर्नमेंट रख लेती है, आपकी रकम जो है जो आप कमाते हो उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट रख लेती है, इसको टैक्स कहते हैं। या फिर आप कमाते हो, आप कमा के खर्च करना चाहते हो, आप खर्च करने जाते हो 100 रुपए की चीज लेते हो, लेकिन दरम्यान में आपकी कमाई में से गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें से आपको 100 वाली चीज 117 की प्रोवाइड करती है, कहती है 100 तो तुम्हारी जो तुम चीज लेने हो उसका, 17 तुम्हारी कमाई में से 17 हमारा भी हिस्सा है, सेल टैक्स के बाद में ले गया। आप गलत चीजें इस्तेमाल करते हो, गलत चीजें मीन कि बोतलें ज्यादा पीते हो, बेवरेजेस, ठीक है, आप सिगरेट नोशी करते हो। आपका मतलब ये मैं सबको कह रहा हूँ, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो सर जी, मुझे आपने हाथ का बार बार कह रहे हैं मैं कब पीता हूँ ठीक है, तो आप वो करते हो, तो आपकी कमाई में से गवर्नमेंट कह रही है तुम्हारा हम इलाज करते हैं, तुम कम पियो, हम पैसे तुम्हारी कमाई का कुछ हिस्सा हम ले लेते हैं। ये हमने ले लिया, हमने लेके, और वही आप वाली बात कि गवर्नमेंट फिर अपनी जो प्रायोरिटीज के मुताबिक डिफेंस पे खर्च करती है, लोगों की हेल्थ पे खर्च करती है। ये गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग इन अ ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट कि जो दुनिया में हो रहा है। वो जब पैसे इकट्ठे कर लेती है, वो पैसा जिसे हम टैक्स का पैसा कहते हैं, वो हेल्थ पे, डिफेंस पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे रोड्स बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर ही है ना, जी सर। इन चीज़ों पे गवर्नमेंट खर्च करती है ताकि वेल बीइंग ऑफ पीपल। सही, तो ये हम मकासद को तो जानते थे, टैक्स को नहीं जानते थे कि टैक्स क्या है। आपकी कमाई का हिस्सा जो कि गवर्नमेंट आपसे ले लेती है, और लेती क्यों है जो आपने कहा, ठीक हो गया। तो ये है टैक्स। आपने जिसको भी पूछे, जो भी पूछे, आपने कहना सर मेरी कमाई का हिस्सा जो गवर्नमेंट ले लेती है, अपनी ना कहना, वैसे आम आवाम की कह देना, ठीक है। आप नौकरी करते हैं जी, नहीं करते तुम्हारी कमाई कहाँ से आ गई, हाँ, तो ये ना कहना, क्योंकि जो है अच्छा पहले से बिजनेसमैन, ठीक है। तो ये है टैक्स। टैक्स की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों तक पहुंच गई। अच्छा अच्छा, कुछ कहते हैं काइंड्स ऑफ टैक्सेस, और कुछ कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस। दोनों अल्टरनेटिवली, इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं। अब बेसिकली मैंने समझा कि मैं ये सोच रहा था कि यार कल को मेरे स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ, इनकम टैक्स सीधा चला जाता हूँ, पढ़ा के चला जाता हूँ, मैं सेल टैक्स पढ़ाता हूँ, सेक्शन बाय सेक्शन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ा देता हूँ, बाकी भी इसी तरह। अगर उससे कोई यही पूछ ले कि टैक्स क्या है, तो वो क्या जवाब देगा, वो कहेगा मेरी तरफ से जवाब है। वो मकसद तो बता दे कि टैक्स का ये है, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि टैक्स क्या है। तो टैक्स अब आज हम सब ने सीख लिया, मैंने भी सीख लिया कि टैक्स क्या है। काइंड्स ऑफ टैक्सेस oblique structure of taxes. Any student who can help me? So 2 types of tax. Yes, you are talking about types. अब मुझसे ये ना पूछना what is the difference between types and kinds. Okay. ठीक है, so you are going towards 2 types. No, यहाँ पे मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ काइंड्स ऑफ टैक्सेस। तो ये काइंड कहते हैं, ये आपकी असाइनमेंट है, कल आप पता करके आओगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप्स एंड काइंड। टाइप और काइंड में क्या फर्क है? सर ये प्रोग्रेसिव टैक्स पर है। अच्छा हाँ, अब हम उस तरफ जा रहे हैं, वेरी गुड।
तो मुझे बता दो कि काइंड्स ऑफ टैक्सेस और स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स में कहता है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव, रिग्रेसिव रिग्रेसिव, अग्रेसिव नहीं। वो मैनेजमेंट के कुछ होते हैं कि कुछ लोग एग्रेसिव मैनेजमेंट करते हैं। पता है क्या होता है? आप बीबीए की स्टूडेंट है वैसे। एग्रेसिव मैनेजमेंट ये होती है कैपिटल स्ट्रक्चर का, पता है? कैपिटल स्ट्रक्चर ये होता है कि जो कंपनी ने पैसा लगाया हुआ है कारोबार के अंदर, वो पैसा कहाँ से आया है? पैसा मालिकों ने अपनी जेब से लगाया है, जिसे ओनर्स इक्विटी कहते हैं, या पैसा मालिकों ने किसी से उधार लेके लगाया है। ठीक है, अगर उधार लेके पैसा आपने ज्यादा लगा दिया और अपनी जेब से कम लगा दिया तो इसे एग्रेसिव मैनेजमेंट है। ठीक है, आप लोन पे लोन लेके आप इतने एग्रेसिव हो गए कि आप ये नहीं ख्याल कर रहे कि मैं इतने उधार लेके अपना थोड़ा बाहर से बहुत ज्यादा, ये एग्रेसिव लोग करते हैं। तो इसका मतलब ये टैक्स की राइट नहीं है, काइंड नहीं है। एग्रेसिव जो है एग्रेसिव का टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, अच्छा प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और क्या होगा जी? प्रोपोर्शनल, फ्लैट है फ्लैट और प्रोपोर्शनेट, दोनों एक ही चीज का नाम है। अब ना इसको ये समझ लो, दो चीजें लिख लो आमने सामने। एक लिख लो इनकम और एक लिख लो टैक्स रेट। इसको इनकम को भी आप लिख लो लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम लिख लो। कि मिसाल के तौर पर अगर लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है और रेट ऑफ टैक्स भी उसके साथ बढ़ जाता है, तो ऐसे टैक्स को हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव। ठीक है, कि जिस तरह इनकम का लेवल बढ़ा, कमाई बढ़ी, साथ में टैक्स बढ़ गया। जैसे इनकम टैक्स, कि आप 6 लाख कमा रहे हैं, आप पे कोई टैक्स नहीं है, सैलरी की बात कर रहा हूँ। 6 लाख से जैसे ही बढ़ते हैं तो इनकम का लेवल बढ़ा, साथ ही टैक्स का लेवल बढ़ गया, टैक्स का रेट बढ़ गया। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली फर्ज करते हैं 10 लाख है और 10 लाख के ऊपर रेट है 10%, तो कितना टैक्स होगा जी? 1 लाख 1 लाख। आपकी इनकम बढ़ी 11 लाख होगी, सपोज करो कि रेट हो गया 11%, कितना हो गया जी? आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1,10,000 नहीं, 1,10,000 कैसे होगा? 11%। 11%, अगर 10 लाख का होता तो फिर आप 11% करते तो 1,10,000 हो जाता। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो। चलो कितना हो गया? 1,21,000 1,21,000। अब देखो कि अब हम कहते हैं कि ये टैक्स है और ये इनकम है जी। इनकम यहाँ से जंप करके यहाँ आई, टैक्स यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया। इसका मतलब है कि रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ गया जैसे ही इनकम बढ़ी। तो ये किसकी एग्जांपल है? प्रोग्रेसिव की। तो बस प्रोग्रेसिव को इसी तरह याद रख लेना कि जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ती है साथ में रेट ऑफ टैक्स बढ़ जाता है, इसी को प्रोग्रेसिव टैक्सिंग कहा जाता है। अब मुझे बताओ रिग्रेसिव टैक्सिंग। मिसाल के तौर पे आप उल्टा चले जाते हैं। आप समझो कि आपकी पहले साल ये थी कमाई 11 लाख थी, ठीक है, और 11 लाख के ऊपर आप टैक्स दे रहे थे अब ये मिसाल ऐसे बनेगी नहीं। आप ऐसे करते हैं कि ये 0.1 कर लेते हैं, यहाँ पे है 11%। ये पहला साल है कि 11 लाख टैक्स है, 1,21,000। दूसरा साल आया, आपकी कमाई होगी 11 से 22 लाख। हो सकता है ना आपने अच्छा परफॉर्म किया, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का आ गया, भर्तियां आ गई, जाहिर साहब ने पढ़ाना शुरू कर दिया, डबल हो गई इनकम। ठीक है, तो ये हो सकते हैं। तो ये ऐसा ही हो गया, 22 लाख हो गए दूसरे साल में, लेकिन इससे कहीं ज्यादा हो गया। तो इसको मैं बताता हूँ, ये हो गया जी। अच्छा, इसके बाद अब पहले रेट चल रहा था यहाँ 11%, लेकिन इनकम बढ़ने से आपका लेवल ऑफ टैक्स या रेट ऑफ टैक्स जो है ना वो डिक्रीज कर गया इंक्रीज होने की बजाय। अब डिक्रीज करो, सब बनाओ इस एग्जांपल
कि इसका 10% चलो निकालो कितना होता है, तो 20 आएगा। जी अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे है 11%, लेकिन इनकम बढ़ गई, टैक्स रेट कम हो गया। तो ये जब इनकम बढ़ने से रेट ऑफ टैक्स कम हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है? रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, ये भी वैसे एक तरीका हो सकता है पाकिस्तान तरह के कंट्री में आगे आने का, क्योंकि जैसे ही हम लोग प्रोग्रेसिव पे चल रहे होते हैं तो लोग अपनी कमाई काम शुरू करना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है कि ये भी आजमा के देख लें कभी कि ठीक है तुम ज़्यादा कमाओ, ये जुर्म ही है वैसे, लेकिन ऐसा करके देखिए शायद लोग ठीक हो जाए। और फ्लैट क्या होता है जी? फ्लैट की जितनी भी कमाई बढ़ रही है उसी रेट के साथ आप टैक्स देते जाओ, वो फ्लैट है। लाइक 10 लाख था, टैक्स 10% के हिसाब से 1 लाख दे दिया, 11 लाख हुआ 10% के हिसाब से कितना दे दिया जी? 1,11,000। 2,20,000 हुआ 10% के हिसाब से। 2,20,000। तो यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम बढ़ रही है, लेकिन उसी तनासब से टैक्स लग रहा है, उसी रेट से टैक्स लग रहा है 10% से। अब मैंने 10% कर दिया सबको, ठीक है। तो इनकम बढ़ने से, हर दफा इनकम बढ़ने से, लेकिन रेट ऑफ टैक्स वही रह रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? फ्लैट है। कमाई चाहे जितनी मर्जी करो, तुमने 10% ही देना। तो ये किसकी एग्जांपल होगी? फ्लैट की या प्रोपोर्शनेट की। तो तीनों एग्जांपल हो गई जी, प्रोग्रेसिव भी हो गया, रिग्रेसिव भी हो गया, फ्लैट भी हो गया। और होपफुली ये आपको लॉजिक के साथ याद रहना चाहिए कि इनकम एक साइड पे रख लो और एक साइड पे, और एक आध क्वेश्चन इसमें वो ले जाता है यूजुअली, आमतौर पे प्रोग्रेस वो दे देगा, बता देगा ये इनकम बढ़ रही है, साथ में टैक्स रेट उसी प्रोपोर्शनेट से बढ़ रहा है। जिस तरह भी करेगा वो आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, अटेम्प्ट आपने खुद कर, इट इज अप टू यू टू हैंडल द सिनेरियो। जो भी सिनेरियो आपके सामने खड़ा करेगा, आप लोगों ने उसको सॉल्व करके बता देना। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस पे जो आप कह रहे थे। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, तो आप बता दो। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। आप याद रखिएगा, he will definitely ask you people at which stage during your interview, please exemplify the direct tax, please exemplify the indirect taxes. Can you give the examples of direct tax? Can you give the examples of indirect tax? What do you understand by the word direct tax? क्या तुम्हें समझ आती है? क्या समझाओगे फिर? ये फर्ज साहब हम आपकी तरफ आ जाते हैं, आप समझा रहे हैं और चिन्योड़ से निकल आओ। नो, यू आर लिविंग इन लाहौर सिंस 4 years, so try to communicate in the way that you are living in Lahore. Direct tax, वो टैक्स जो एक रजिस्टर्ड पर्सन खुद अपने नाम पे जाके एफबीआर में जमा करवाता है, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दो बन गए पार्ट। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, आपकी सैलरी चलो हो गया ना, दैट्स फाइन, आपकी बात ठीक पहुंच गई है। जरूरी नहीं होता, ये जीतना नहीं होता। मैं आपको ये बता दूं, आपने अपने आइडिया को देना होता है, ठीक है। ये क्लास में कभी अपने माइंड पे भी नहीं डालना, क्योंकि फिर आपने जो आपका लर्निंग प्रोसेस है वो रुक जाता है। आपने बता दिया, आपने बड़ा क्लोज बताया, सही बता दिया, दैट्स इट, फाइन। जो मैं पूछना चाह रहा था मैं उसको प्योरीफाई करके अपने स्टूडेंट्स को बता दूंगा। वो यही है कि अकॉर्डिंग टू यू कि बंदा खुद जाके जमा करवाता है, तो ये खुद जाके जमा करवाना माइनस कर। देखो, मैं सैलरी लेता हूँ, मैं जब सैलरी लेता था एफबीआर में, तो एजीपीआर
पाकिस्तान में एक अदारा है जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को सैलरी देता है। तो जब सैलरी देता था तो उसमें से कमाई का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के लिए रख लेता था। अब मैं तो नहीं जमा करवाने गया, लेकिन मेरे नाम के ऊपर जाहिद रसूल के नाम के ऊपर जाहिद रसूल के CNSE और NTN के अगेंस्ट EDPR जमा करवाया जा रहा था। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स यही हो गया जिस पे लगा उसके नाम पे जमा हो गया, उसको हम डायरेक्ट टैक्स कह देते हैं। एग्जांपल्स, मिसालें जी, जो उसके पैसे पे जमा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज an apt example of what? Of direct tax. Property tax. Property tax कैंटोनमेंट बोर्ड में मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा 10 मरले का घर है, कैंटोनमेंट बोर्ड वाले किससे आके टैक्स लेते हैं? जाहिद रसूल से लेते हैं कि जाहिद रसूल यू हैव अ बिल्डिंग ओवर हियर, प्लीज पे द टैक्स। एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले लेते हैं कि आपकी ये इमारत है, इसका टैक्स दें। वो किसके नाम पे जमा होता है? आप जमा करवाने जाओ या ना जाओ, वो आके ले जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर वेल्थ टैक्स। पहले हुआ था इनकम स्पोर्ट लेवी जो था 2013, जब हम लोग इंस्पेक्टर थे, हमने लगाया, दिल खोल के लगाया लोगों के टैक्स वो वाला। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल हैं डायरेक्ट टैक्स। सर कस्टम का भी इसमें आएगा डायरेक्ट? किसका? कस्टम कस्टम का का कैसे आएगा? तो हम उसकी तरफ व्हीकल्स लगा, व्हीकल्स पे हाँ, व्हीकल पे वो टोकन टैक्स नहीं, कस्टम वाले तो नहीं व्हीकल पे लगा रहे ना बेटा। साइज टैक्सेशन वाले में जाता है। हाँ, तो आप उसको कर लो। अगर आपकी वो आपके नाम पे जमा हो रहा है, टोकन टैक्स आपकी गाड़ी की आपकी है, आपके नाम पे है, तो डायरेक्ट है फिर आपके लिए। लॉजिक देख लेना पीछे। अब इनडायरेक्ट पे आते, डायरेक्ट की आगे समझ आओ। डायरेक्ट आपके नाम पे अगर जमा हो रहा है तो वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट, आप टॉफी लेते हैं, आप सिगरेट लेते हैं, आप बेवरेजेस लेते हैं, आप और इस तरह की जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, कुछ भी खरीदते हैं, आप टैक्स दे रहे हैं। आप टैक्स, सेल टैक्स देते हो। क्या वो दुकान वाला कहता है अपना शनाख्ती कार्ड दे दो, तुम्हारे शनाख्ती कार्ड पे जाके मैं जमा करवा के आऊंगा, तुम्हारे नाम पे वो जमा होगा? जो चीज दिया इसके ऊपर तो ये इनडायरेक्ट है कि जो आपके नाम पे नहीं जा रहा, टैक्स जा रहा है पर लेकिन आप पे कर रहे हैं। आप पे कर रहे हैं। हमारे ठीक है, बिहार तो ये हाँ, तो ये आपके पैसे कोई और जमा करवाने का, आपके इनकम टैक्स भी तो आपके बिहार पे जमा करवा रहा था आपका एम्प्लॉयर, मेरा AGPR नहीं करवा रहा था, लेकिन वो डायरेक्ट था। डायरेक्ट था। लेकिन यहाँ पे मेरे CNSE पे नहीं जमा हो रहा, मेरी आइडेंटिटी पे जमा नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट की एग्जांपल्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क तमीज आप कर लेंगे, आई होप के। ठीक है, इस तरह से बात सब। और आप अपनी कम्युनिकेशन के लिए क्लासेस लेनी शुरू करें। ठीक है, अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं तो आप कोई ना क्लब ज्वाइन करें, ये मेरी रिकमेंडेशन है आपके लिए। आप इतनी मेहनत करके टेस्ट पास करेंगे तो टेस्ट तो पहले भी काफी पास हो गए, इंटरव्यू भी दिए। इंटरव्यू में जाकर रुक जाते हो ना, तो देयर आर रीजंस। तो यू हैव आइडेंटिफाइड योर वीकनेस, सो यू शुड वर्क ऑन योर वीकनेस। इज इट ओके? अपनी वीकनेस पे काम करो और फिर जो आप अचीव करना चाह रहे हो वो होपफुली हो जाएगा। अगर नहीं मिलता तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें किसी टोस्ट मास्टर क्लब वगैरह में ज्वाइन करवा देंगे, US टोस्ट मास्टर क्लब। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट को बढ़ा दिया, इनडायरेक्ट को बढ़ा दिया। अच्छा, एक होता है CVT, कैपिटल वैल्यू टैक्स। ठीक है, ये ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह पे होता है। पेपर में आ जाए CVT क्या होता है तो आपने क्या लिख देना, आंसर अगर लिखा हुआ CVT, पहले तो ये लिख लेना CVT स्टैंड फॉर, शायद पूछ ले, तो C फॉर कैपिटल, V फॉर वैल्यू, T फॉर टैक्स। सर ये डायरेक्ट में आएगा? डायरेक्ट में आएगा या इनडायरेक्ट में आएगा? डायरेक्ट में आएगा, क्योंकि ट्रांसफर प्रॉपर्टी किसी अननोन बंदे के नाम पे होती है, नोन के होती है ना। मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा हूँ तो मेरे नाम पे होगी ना, तो फिर ये
जिसके नाम पे टैक्स हो गया तो फिर डायरेक्ट हो गया। एक तो ये समझ आ गया। और सीवीटी स्टैंड फॉर कैपिटल वैल्यू टैक्स, और कैपिटल वैल्यू टैक्स यूजुअली ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो पता है ना, जो कोयटा से उठा के लाहौर ना लाई जा सके, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो अपनी जगह से उखाड़ी ना जा सके। और अगर प्रॉपर्टी को व्हील के ऊपर लगा के घुमा के यहाँ ले आए गाड़ी वगैरह को, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूव कर सकती है। तो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी चीज जिसके ऊपर आपकी मलकियत है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। ऐसे ही है ना? Yes, sir. चलो, अच्छा जी, ये जो अगर नारोवाल वाले सुन रहे हैं ना, तो दो ये यहाँ से नजर आ रहा है कि आप दो बंदे इकट्ठे गिलास ले रहे हैं, ठीक है? तो आपका हम जो है ना उसका आपका कुछ बंदोबस्त करते हैं। फी पे नहीं की, हम्म? फी पे नहीं की दोनों ने, हाँ दोनों ने नहीं की कोई फी पे। यार, आपके होते हुए देख लें लोग इस तरह कर जाते हैं। की हुई है, एक ने किया, एक ने एक ऐसे गुजारा करना होगा। अच्छा, तो लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कौन सा लागू है? ITO 2001, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। पीछे चलते हैं, वक्त का पहिया पिछली तरफ को घुमाते हैं। इससे पहले कौन सा था जी? फरद अब्बास, 1979। अब और पहिया वापस घुमाओ। इससे पहले कौन सा था? 1922। ठीक है, अब पेपर में आ जाता है, एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन पाकिस्तान अडॉप्टेड विच इनकम टैक्स एक्ट और ऑर्डिनेंस? इनकम टैक्स एक्ट 21, 22, 23, 24। क्या आंसर दोगे? 22। पार्टीशन कब हुई थी? 47, हाँ 47। हाँ, 14th अगस्त 1947। तो बस ये याद रखिएगा, ठीक हो गया? अच्छा, इससे पीछे चलो, बताओ। 18 इससे पीछे और 1916। हाँ, 18 में सुपर टैक्स आया है। मुझे आपको और क्लियर कर देने, अगर वो पेपर में पूछता है when for the first time progressive taxing was introduced in undivided subcontinent, what should be the answer? In 1916 progressive taxing, प्रोग्रेसिव का तो पता है ना? जी सर। In 1916, progressive taxing was first introduced in subcontinent. Subcontinent means undivided Pakistan, And India. India, Bangladesh, and some other parts of. ठीक है जी, तो ये हो गया जी। अब there is a concept of super tax. Super tax. Which section of the Income Tax Ordinance 2001 deals with super tax? 4B. Which section? देखो, कुछ चीजें जो डिफरेंट होती हैं, तो डिफरेंट चीजें अक्सर लोग पूछ लेते हैं। एक अलग किस्म का टैक्स है सुपर टैक्स। सुपर बिस्किट 4 रुपए का, याद रखिएगा। सुपर टैक्स 4, सुपर जो है ना, तो 4B सुपर टैक्स। बेसिकली ये लगाया जाता है कि अक्सर गवर्नमेंट की मुख्तलिफ ज़रूरियात होती है उनको पूरा करने के लिए, लाइक बैंकिंग कंपनीज या इस तरह के जो बड़े अदारे हैं, छोटा बंदा नहीं, बड़ा जिसको बहुत ज़्यादा इनकम, उन पे लगा दिए जाते हैं। अभी लग रहा है कि ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल IDPs थे, तो बेसिकली उनकी सेटलमेंट के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए। हाँ हाँ, उसको लेकिन अभी तक भी चल रहा है। इमरजेंसी तो जारी रहेगी पाकिस्तान में, अल्लाह माफ करे, तो ठीक है। सो ये कायम दायम है, ठीक है। तो इसको आपने आगे पढ़ना नहीं है कि क्या है ये,
बट आपको पता होना चाहिए विच सेक्शन डील्स, और ये फिर एक खास किस्म के लोग जिनकी इनकम एक खास लेवल को, एक खास थ्रेशोल्ड को, एक खास हद को अबूर कर जाती है, उन पे फिर ये सुपर टैक्स लगता है। यू पीपल आर सुपरमैन ऑफ पाकिस्तान, तो प्लीज कम एंड पे द सुपर टैक्स। ये सुपरमैन पे लगता है जिनका इतना ज्यादा रेवेन्यू हो गया। तो वो आमतौर पर बैंकिंग कंपनीज है। इस वक्त जो 2022 का जो टैक्स ईयर है वो बैंकिंग कंपनीज पे लग रहा है। बाकियों का यू पीपल आर नॉट सुपर, जो थे उनको सुपर से हटा दिया गया और ये सुपर है बैंकिंग कंपनी। और बैंकिंग कंपनीज को कौन सा कानून पाकिस्तान में डील करता है? बैंकिंग कंपनीज के लिए कौन सा कानून है पाकिस्तान के अंदर? 1969। तो फिर कस्टम्स के लिए कौन सा है? कस्टम एक्ट कौन सा है पाकिस्तान में? हाँ, कस्टम के लिए 1969। कस्टम के लिए कस्टम्स एक्ट 1969। और फिर बैंकिंग कंपनीज के लिए बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस कौन सा है? हाँ, 1984 1984 was for the Companies Ordinance 1984 that is repealed now 1962। तो ये याद रखें, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 is currently in force in पाकिस्तान। तो ये बैंक में काम करने वाले और बाकी वकील साहब जो हैं उनको भी पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो अब इनका बेसिकली आज मैंने कहा था आई विल जनरलाइज द लेक्चर कि आप लोगों को बेसिक चीजें बताऊं। तो ये बेसिक चीजें हैं, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस क्वेश्चन। कस्टम एक्ट कौन सा लगा हुआ है पाकिस्तान में, कंपनीज ऑर्डिनेंस कौन सा है, कंपनीज एक्ट कौन सा है, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस कौन सा है, इनकम टैक्स इस वक्त ये है, पीछे चले तो क्या था ये। अब हम पहुंच गए 1916 तक और यहाँ पे हमने कहा पहली दफा प्रोग्रेसिव टैक्सिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और आपको पता है प्रोग्रेसिव टैक्सिंग क्या होती है? कहीं पे ऑर्डिनेंस आता है, कहीं पे एक्ट आता है, तो इनमें फर्क वो ये एक मोटा सा फर्क है जी कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो इट इज एक्सपीडियंट की जरूरत होती है कि ये कानून लेके आया जाए। ठीक है, तो फिर प्रेसिडेंट साहब को कहा जाता है कि जनाब ये कानून बना दें, तो वो फिर एक कानून बना देते हैं। और जो प्रेसिडेंट फिर कानून बनाता है विदाउट इनेक्टमेंट एट द पार्लियामेंट, तो उसको ऑर्डिनेंस कह दिया जाता है। और जो कि पहले लोअर हाउस, नेशनल असेंबली, अपर हाउस, सेनेट यहाँ से घूम के प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, उसको एक्ट कह दिया जाता है। ऑर्डिनेंस एक्ट बन सकता है। वो 3 महीने तक अगर अप्रूवल ना मिले तो फिर वो 90 खुद ही days कैंसिल हो फिर जाता ये ना है। ये भी आगे डिबेट है। तो 6 मंथ नहीं 90 तो days। ये 2001 से चल रहा है, 22 साल हो गए। हाँ, तो ये नहीं, लेकिन वो फिर जब इंटेंशन बता नहीं देता कि इवन के पास हो जाएगा, तो लेकिन फिर भी हम इसको यही कहते रहेंगे। अभी देखो ना कि ये 2001 ऑर्डिनेंस है, डेज तो एक्सपायर हो चुकी हैं। तो एक्सपायर जी बेटा, यू आर गोइंग टू यू ट्राइंग टू गिव सम इनपुट, जी बता। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि ऑडियंस तो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए होते हैं ना, तो फिर अभी तक ये क्यों चलता है? हाँ, तो यही बता रहे हैं कि वो फिर बाद में जब सेशन में आती है तो उनसे अप्रूव करवा लिया जाता है। लेकिन जब ये इनेक्टमेंट हो, जब ये बन रहा हो, तो उसमें लिख दिया जाता है कि ये जो भी टाइटल है ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो फिर टाइटल वही कंटिन्यू रहता है। ठीक हो गया, लेकिन प्रोसेस बाद में कंप्लीट करवा दिया जाता है व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके आगे फिर वो जो सुपर डुपर की मैं बात कर रहा हूँ, सुपर टैक्स की, तो वो कब इंट्रोड्यूस हुआ पहली दफा सब कंटिनेंट में? इन दोनों के दरमियान में है 1970, 1917। अब ये लिखने वाला ऐसा कह रहा है, लेकिन हमारे जो कोयटा के दोस्त हैं उनको थोड़ा सा डाउट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक ये 1917 है। आप चेक कीजिएगा, अगर किसी और बुक में कुछ और हो और आप सर्च भी कीजिएगा तो फिर हम इसको अकॉर्डिंगली देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद और वापस चलते हैं कि इससे पहले क्या था। तो इससे पहले फिर काफी बैक जाना पड़ेगा। इस सदी के इस ये है 1886 में फिर था। और सबसे पहले की बात की जाए तो सबसे पहला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक्ट कौन सा था सब कंटिनेंट के अंदर? तो वो था 1860, जब
इंडिपेंडेंस वार कब हुई थी? 57 में। 57 में जो उनको जो अखराजात पेड करने पड़े, तो उन्होंने कहा कि हम जो रॉयल थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने कहा पूरे भी तो हम आपसे करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने फिर पूरे करने के लिए इनकम टैक्स लगा दिया, ठीक हो गया। और ये वही इनकम टैक्स है, ठीक है। तो फिर ये सिर्फ 5 साल चला, 1865 में इसे खत्म कर दिया गया। और फिर 1865 से लेकर 86 तक जो है ना, एक्टिव इतना नहीं रहा, शायद पैसे किसी सूबों में हो, लेकिन फिर 1886 में एक सिस्टम चल पड़ा, और जो कि अब तक यहाँ तक पहुँच जाते हैं, और ये काम जारी है। अच्छा, तो आज हम यहाँ पे डिसकंटिन्यू करते हैं, बिकॉज इट इज़ 9 o'clock ओवर हेयर इन लाहौर, एंड डेफिनेटली यू ऑल आर इन पाकिस्तान, तो सबके पास यही टाइम होगा, ठीक है जी। तो टिल टुमारो, आई होप कि आपको थोड़ा सा आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि हमने आसान चीज़ें पढ़ी हैं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के, हाँ रूटीन सेट किया है। हाँ, क्योंकि सेल टैक्स पढ़ के आप लोगों का टेस्ट खराब हो चुका था। आज नई चीज़ आई, तो नई चीज़ हमेशा अच्छी लगती है इंसान को, चेंज अच्छी लगती है ना, इस तरह आपने अच्छी लगती है। आपने अच्छी लगती थी। Recording stopped. चलो ठीक है जी।